t इक्वल्स टू 0 से 8 मिनट था या उसके बाद का? क्या बोल रहे हो? तो वो स्टार्टिंग से 8 मिनट से या 45 से 40 नहीं, इन वापस 8? नेक्स्ट 8 मिनट्स बस, 45 to 40, ओके सर। एक्स्ट्रा 8 मिनट्स, राइट? Can we use apparent expansion concept in combination of two? हाँ, कर सकते हैं ना। apparent expansion उसी में तो होता है, वाटर और कंटेनर दोनों जब एक्सपांड होंगे तो। सर उसके अलावा कोई दो सॉलिड्स में कर सकते हैं क्या? क्या उसके उसके अलावा कोई और दो सॉलिड्स के बीच में कर सकते हैं? दो सॉलिड्स के बीच में कर भी सकते हैं, राइट, अलग से। सर ये जो पार्ट टेस्ट हुआ उसका डाउट सॉल्विंग कभी होगा? डॉट सॉल्विंग आप मेरे को भेजो क्वेश्चन, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, ठीक है? कैसा गया पार्ट टेस्ट आपका? वैसे इजी था? सर प्रैक्टिस नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं इन द मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा जब आपको पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन है, आपने एक बार ट्राई किया होगा, राइट? ठीक है सर। इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, एक दो ही है थोड़ा लॉजिकल है, उनका भी अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएंगे। ये तो कितना सिंपल है, कल हमने किया था इसका, राइट? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज होगा यहाँ पे। आई डोंट नो, बताओ सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा? ऑफकोर्स कम ही होना चाहिए ना, 50 40 से भी कम होगा बाय द वे। इसलिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट? बताओ कितना आ रहा है? क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बताओ क्या एक बार आपको, आपने रिवीजन किया नहीं होगा इसका। डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू, तो ये कांस्टेंट है के इंटू क्या होगा? राइट, टी माइनस टी एस, जिसमें टी क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सॉरी, टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो भी आपका बॉडी होगा उसका टेम्परेचर है टी, जिसको हम बोलेंगे टी इज योर एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है? तो बताओ फिर, और क्या? चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो पहला कंडीशन यूज करेंगे, आया क्या? आया आपका आप आओ तो सही पहले प्रणव अभ्यास सेशन में, फिर हम करते डिस्कस।
क्या होगा, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 to 45 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम में, 5 मिनट्स में, इज इक्वल्स टू के इनटू टी को क्या लिखेंगे बताओ, व्हाट विल बी योर टी इन दिस केस। 50। आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो हेलो। सर 50 होगा क्या? 50 नहीं, एवरेज टेम्परेचर होता है ना 50 to 45। 47.5। हाँ, तो 50 प्लस 45 बाई 2। एक बार मेरे को बताओ, आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? हाँ सर आ रही है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे टी हो जाएगा 47.5, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस में देख रहे हो ना 50 to 45, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या लेना पड़ेगा आपको, एवरेज, राइट, माइनस टी एस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा बताओ, अभी 45 to 40 जा रहा है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, कितना टाइम लगा उसको, 8 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू के इंटू, अब क्या होगा एवरेज टेम्परेचर बताओ, 45 to 50 के लिए, सॉरी 45 to 40 के लिए, जिसके लिए 8 मिनट्स लगे। ये टेम्परेचर इनका एवरेज, राइट, 42.5 माइनस टी एस, ये आएगा आपको दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, क्या ही इजी है, बाप रे। डिवाइड कर दो दोनों को, के निकालना भी नहीं पड़ेगा आपको, राइट। क्या हो जाएगा, 1 5/8 का क्या हो जाएगा, 8/5 इज इक्वल्स टू 47.5 माइनस टी एस डिवाइडेड बाय 42.5 माइनस टी एस। मैं आपको बता रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि इस पे कुछ मतलब अलग कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। कैलकुलेट करके देखो, टी एस आएगा आपको अराउंड कितना, 34.17 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और होना भी चाहिए ये, क्यों, क्योंकि 40 से कम होना चाहिए, राइट, अदरवाइज आपकी बॉडी कूल होगी ही नहीं। कब तक कूल होती है आपकी बॉडी, जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ इक्वल नहीं हो जाता, राइट। बताओ दोनों इक्वेशन आपको पता चले, फर्स्ट कैसे लिखा है, सेकंड कैसे लिखा है। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन है, जिसको हमने यूज किया है, बहुत सिंपल। कर लिया नोट सबने, बताओ। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, राइट, जो कि क्या था, मैंने बोला था रेडिएशन में जो हमारा रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनता है वेव फॉर्म में, राइट, तो पूरा उस वेव्स का हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कौन रेडिएशन जनरेट करता है, ब्लैक बॉडी या फिर एनी बॉडी जो भी हीट रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। तो हम पहले तो देखते हैं ब्लैक बॉडी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम।
प्रथम मैंने बस एक क्वेश्चन करा है ना ऊपर वाला जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? 2 इक्वेशन 2 अननोन लेके उसको सॉल्व किया, नथिंग एल्स। आप एक बार देख लोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कुछ। सर वो वेरिएबल वाला जिसमें मतलब जो है निकालने में दिक्कत आ रही है। क्या निकालने में दिक्कत? बताओ। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि वो वही वाला क्वेश्चन जो आपने बोला था कि खुद से करना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वही क्वेश्चन है सेम। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, तो आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो सबसे ज्यादा पावर रेडिएट करती है कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी एट गिवन टेम्परेचर। अब जो पावर रेडिएट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? वेव्स। मैंने बोला उसके दो नेचर होते हैं, आइदर वेव और पार्टिकल। तो पार्टिकल का हमने पूरा देख लिया, कितना एनर्जी होता है, कैसे जाता है, हीट कैसे फ्लो होता है, राइट? अब हम थोड़ा वेव्स के रिलेटेड देखेंगे, ठीक है? अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? दिस पावर रेडिएट इज इक्वल्स टू ए सिग्मा टी टू द पावर 4, राइट? जिसमें टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, ए इज सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस से आपका पावर रेडिएट हो रहा है। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर होगा अगर सर्कुलर बॉडी है तो। सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है? उसका टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी है इसलिए यहाँ पे एमिसिविटी हमने लिया नहीं है, ठीक है? अगर आप पावर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करोगे वो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, राइट? दिस विल बी योर पावर पर यूनिट एरिया। अब बोलो पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया, राइट? इतना पावर रेडिएट हो रहा है जिसमें सिग्मा क्या है आपका, राइट? अभी क्या होता है ना, आप जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव है, तो वेव का एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको, राइट? ऐसे कितने नंबर ऑफ वेव्स निकल रहे बताओ यहाँ से बाहर? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कितने नंबर ऑफ वेव्स बाहर निकल रहे हैं बताओ? इनफाइनाइट, वो तो इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बाहर निकल रहे हैं, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स बाहर निकल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, एक का एनर्जी, राइट? एक वेव का एनर्जी अगर मैं ए लैम्बडा लेता हूँ तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लैम्बडा की लिमिट क्या डालनी पड़ेगी? 0 टू इंफिनिटी। देखो दिस विल बी योर नेट एनर्जी या फिर नेट पावर रेडिएटेड। पावर के रिस्पेक्ट भी सेम ही लिखेंगे। योर नेट पावर विल बी पर यूनिट एरिया अगर देखेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट पी लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा, और ये कितना आना चाहिए आपको? सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। दोनों की अगर आप लैम्बडा के रिस्पेक्ट भी एनर्जी कैलकुलेट करते हो इंटीग्रेट करके तो भी उतना ही आना चाहिए, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के रिस्पेक्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो भी सेम आना चाहिए। तो हमने दोनों के एनर्जी को सेम लिया है। अब देखो इसका रिलेशन हम यूज करके लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा कैसे निकालते हैं देखो। सर वो हाँ बोलो। पहला वाला स्टेप कैसे आया वापस बताओ ना, ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। क्या है आपका एनर्जी जो है ना वो लैम्बडा के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, राइट? जैसे आप लैम्बडा का वैल्यू चेंज करते हो तो एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ लैम्बडा, समझ रहे हो? अच्छा वैसे फिर इनफाइनाइट वेव्स हाँ, होता तो फिर बहुत सारे लैम्बडा के बहुत सारी एनर्जीज आएंगी अलग अलग। तो मैं लैम्बडा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट पुट कर रहा हूँ। लैम्बडा तो कुछ भी हो सकता है, हर वेवलेंथ का वेव रेडिएट करेगा वो ब्लैक बॉडी। इसलिए आप जब पूरा सबका एनर्जी ऐड करोगे, सारे लैम्बडा का एनर्जी ऐड करोगे, सारे वेवलेंथ का एनर्जी ऐड करोगे, तब आपको नेट एनर्जी कितना आएगा? सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, राइट? पावर पर यूनिट एरिया फिर से लिखो यहाँ पे, ये क्या है? नेट पावर रेडिएट
पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया नहीं है, यूनिट एरिया। तो एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ के लिए एक एनर्जी, दूसरे वेवलेंथ के लिए दूसरा एनर्जी। तो ऐसे हमने सबके वेवलेंथ का सबका एनर्जी ऐड कर दिया इंटीग्रेट करके, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। ठीक, फिर हमने किया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जहां पे आपका एनर्जी मैक्सिमम आता है, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया आपका मैक्सिमम आता है, वहां पे मैंने ई कैलकुलेट किया। देखो सबसे पहले तो क्या किया, डायग्राम बनाया। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसको ना प्लॉट करते हो ग्राफ में, एक्स और वाई एक्सिस में। तो आपको ये फंक्शन पता नहीं था, ये फंक्शन मेरे को नहीं पता है, आपको निकालना पड़ेगा कैसे लैम्बडा के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो मैंने वाई एक्सिस में ई लैम्बडा लिया, एक्स एक्सिस में लिया लैम्बडा। ठीक है, why didn't you write area in last formula? Which formula? बोला है ना यहाँ पे पर यूनिट एरिया, राइट? तो बेसिकली बाय एरिया ही है वो। ठीक है, देख कुछ नहीं, अगर आपको एरिया नहीं लिखना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। तो देखो ई लैम्बडा को हमने लैम्बडा के रिस्पेक्ट प्लॉट किया, वाई एक्सिस में ई लैम्बडा, एक्स एक्सिस में लैम्बडा। तो कुछ ऐसा करवाया, देखो ऐसा करवाया। और जहां पे आपका एनर्जी मैक्सिमम है, ई लैम्बडा मैक्सिमम है, उसके वेवलेंथ को मैं क्या लिखता हूं, लैम्बडा एम। तो बेसिकली मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, दिस इज द वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम। वेवलेंथ तो आपका इंक्रीज हो ही रहा है एक्स एक्सिस में, देखो। तो लैम्बडा एम को आप लिखोगे, लैम्बडा इज वेवलेंथ वेयर एनर्जी रेडिएट per unit area is maximum। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इस पे ना डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट तो नहीं लेकिन ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी ये ग्राफ किस टाइप ऐसे बन रहा है। ठीक? तो हम लैम्बडा एम को एनालाइज करते हैं। और एक साइंटिस्ट आया वेन्स करके, उसने फिर लैम्बडा एम का थोड़ा एनालाइज किया कि जो लैम्बडा एम है जहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, देखो लैम्बडा के रिस्पेक्ट एनर्जी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आप इस फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर रहे हो। एफ डैश ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू, जहाँ पे आपने जीरो किया तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा, लैम्बडा एम, राइट? जिसको हम बोलेंगे वेवलेंथ वेयर एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ तो नहीं है, वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lambda m is, sorry, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार कर लो। दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये किसने बताया, वेन्स ने, ये नोट कर लो। वेन्स का लॉ है, तो वेन्स ने फिर आगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बनाया अपना। ठीक है, दो चार साइंटिस्ट है, सबने इस पे काम किया है, सब बोल रहे हैं हमारा सही है। हम सबका देखेंगे अभी तो, क्योंकि हमको नहीं पता किसका सही है। ठीक है, दिस लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट, लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट बाय टी आएगा। तो इसको हम बोलेंगे बी को वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट।
वेन्स, ये आपको स्पेलिंग दिख रहा है ना, बताओ। हाँ सर। अब इनका नाम ही ऐसे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। और ये जो मैंने दिया ये एक लॉ है, राइट, ये प्रूफ नहीं है। इसका जो लॉ होता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, by the way। ये एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं। इस लॉ को हम बोलेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेसिकली आपने लैम्बडा एम का वैल्यू कैलकुलेट किया जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम आती है यूजिंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आपको पता चला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। हाँ हाँ, तो जैसे ही टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपका लैम्बडा क्या होगा बताओ? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा। तो दो चार ग्राफ आएंगे आपको, उनको एनालाइज करना है, जैसे कंपेयर करना बोलता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। तो हमने 3 ग्राफ बना दिए, सपोज एक ऐसा है। ये जो ग्राफ है वो एट 1700 केल्विन पे। फिर एक दूसरा ग्राफ है, फिर एक तीसरा ग्राफ है, और बोला है कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा तीनों ग्राफ में। तो बताओ, यहाँ पे आपका लैम्बडा m1, यहाँ पे आपका लैम्बडा m2 और यहाँ पे आपका लैम्बडा m3। ये ग्राफ 1 है, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो तीनों में टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? T1, T2 एंड T3। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, सही बोल रहे हो। क्यों डिक्रीजिंग होगा? क्योंकि उसका लैम्बडा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप देख के आपको पता चलेगा, देखो लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजिंग। तो जो T2 और T3 होगा शुड बी लेस देन 1700 केल्विन। तो ग्राफ से देख के आपको पता चल जाएगा। सर आपने साइन उल्टा डाला है ना? और कहाँ पे? सर टेम्परेचर्स के बीच आपने बोला ओ 1700 से कम हाँ, होना चाहिए। ओके ओके, डिक्रीजिंग मतलब ऐसे होगा, राइट राइट। T2 and T3 are less than 1700 केल्विन, ठीक है। तो आपको 1700 देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको बोला है तीनों को कंपेयर करो टेम्परेचर को, तो आप अपने आप बता सकते हो। वही ग्राफ है, ई लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, ठीक है। तो कंपैरिजन में तो कोई डाउट नहीं आएगा। नो सर। फिर एक साइंटिस्ट आया रिले करके, इसने बोला ये सब तो ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको फंक्शन बताता हूँ जो ई लैम्बडा का फंक्शन है लैम्बडा के रिस्पेक्ट। उसने फाउंड किया कि ई लैम्बडा का जो फंक्शन है वो है 2 पाई सी के कैपिटल टी डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू द पावर 4। डायरेक्ट बोल दिया दिस इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। तो जब आप मैक्सिमम एनर्जी निकालने जाओगे तो क्या आएगा बताओ? अभी आपके पास फंक्शन पड़ा है, राइट, डिफरेंशिएट करके जीरो करता हूं मैं, सही बोल रहे हो। इफ यू हैव टू कैलकुलेट ई लैम्बडा मैक्सिमम, तो क्या करोगे आप? इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, करो। सर वो 2 पाई के बाद क्या लिखा है? सी सी ओके। सी एक कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
अब वो कौन सा कांस्टेंट है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेलेस का इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है लोगों को, तो इसलिए उसको बस हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के साथ मर्ज किया है, सो दैट सही है कि नहीं आपको पता चले। ई लैम्बडा मैक्स होगा आपका 2 पाई सी के टी बाय लैम्बडा एम टू द पावर 4। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए स्क्रॉल अप कहाँ पे? सर, बस थोड़ा सा और यहाँ पे, बस सर। ओके। ये जो पूरा फिजिक्स है ना, वो थोड़ा मॉडर्न से भी रिलेट करता है, क्योंकि ये जो नेचर है, पार्टिकल नेचर, लाइट का भी और हीट का भी, राइट, लाइट भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रे मतलब फ्लो होता है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है जिस पे अभी भी काम चल रहा है, करेक्ट। तो इसको हम बस सॉल्व करने के लिए देखेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखना है हमको, ज़्यादा दिमाग में लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। अभी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है हमको, दोनों को मर्ज करना है आपको, ठीक है, फ्रॉम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ लैम्बडा, या लैम्बडा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट लगी, अभी डिफरेंशिएट नहीं करता है, दोनों को मर्ज करना है ना, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है, उसने कोई इक्वेशन नहीं निकाला, बस लैम्बडा बोल दिया कि क्या होगा, डी बाय टी होगा, तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो दोनों को मर्ज करने के बाद आपको ई लैम्बडा मैक्स का रिलेशन आता है, ई लैम्बडा मैक्स विल बी 2 पाई सी के बाय बी टू द पावर 4, और यहाँ पे टी के पावर में क्या आएगा 5, ठीक है, और इनको मर्ज करने के बाद आपको पता चलेगा ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है एक पर्टिकुलर लैम्बडा से रिलेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू द पावर 5, बाकी सारे कांस्टेंट है इधर। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, रेलेस का भी और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का भी यूज किया है, क्योंकि रेलेस ने इक्वेशन दिया ई लैम्बडा का, और इसने क्या दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्बडा, सॉरी वैल्यू ऑफ लैम्बडा व्हेन एनर्जी इज मैक्सिमम, करेक्ट। तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम, उन्होंने नया लॉ दे दिया, इसको हम बोलते हैं वेन्स फिफ्थ पावर लॉ। हाँ, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे तो नहीं आएगा, इसके बाद वाली जो थ्योरी है, क्योंकि इसको हम मानते नहीं ना इतना, इस पे आएगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सही है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सर उस पर कैसा होगा, एक बार सॉल्व करा दीजिए ना। हाँ करेंगे, लिखो एक क्वेश्चन, ट्राई करो, सर वो 1 मिनट स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करते हैं, तब तक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाला एक क्वेश्चन करेंगे हम, कैसे होगा, अ ब्लैक बॉडी at 1500 Kelvin temperature emits maximum energy of wavelength, emits maximum energy of
वेवलेंथ 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है आपको पता है क्या? बताओ। इफ -10, right? If sun emits maximum energy of wavelength 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, then what will be the temperature of sun? ये आपको पूछा है। और सन को भी आप ब्लैक बॉडी अज्यूम कर सकते हो। then what will be the temperature of sun? यहाँ पे आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सर वो इफ के बाद क्या लिखा है आपने? किसके बाद? इफ के बाद सन 2000 एंगस्ट्रॉम के बाद में आपने अच्छा, इफ सन है वो सन, SUN। सन भी हमारा ब्लैक बॉडी होता है ना। राइट राइट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लैम्बडा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्बडा m मतलब वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ बोलेंगे हम लैम्बडा m को। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या कि लैम्बडा m इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बोल सकते हो? बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो दोनों ब्लैक बॉडी जब आएगी आपके पास, दोनों ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी है, दूसरी ब्लैक बॉडी सन है, तो उसमें हम दोनों का क्या कांस्टेंट करेंगे? लैम्बडा m इंटू टी। तो लैम्बडा m 1 T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा m 2 T2, करेक्ट। तो बताओ पहले का लैम्बडा कितना है? 2000, वैसे रहने देते उसको। टेम्परेचर कितना है? 1500 इज इक्वल्स टू दूसरे का कितना है बताओ? 5500, और आपको इसका टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर विल बी 0 0 कट कट 3 6000/11। सही बोल रहे हो आप? आर्मस्ट्रॉन्ग। ओह आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे? केल्विन। बहुत सिंपल है वेन्स डिस्प्लेसमेंट। आपको इसको कांस्टेंट लेना है बस। क्या ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे आएंगे। सर वो कांस्टेंट है इसलिए आपने उन दोनों को इक्वेट कर दिया ना, लैम्बडा। हाँ, और ब्लैक बॉडी चाहिए, ब्लैक बॉडी इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। हाँ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्लैक बॉडी, क्योंकि वहां पे हमने एमिसिविटी लिया नहीं, क्योंकि दोनों का अलग अलग एमिसिविटी हो सकता है। दो नॉर्मल बॉडी का अलग अलग एमिसिविटी हो सकता है, तो कांस्टेंट नहीं होगा फिर लैम्बडा m इंटू टी। कैलकुलेट किया आपने इसका? कैलकुलेटर पे वैल्यू किया होगा तो बताओ। 461.54, ओके। केल्विन। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ सन अगर उसका लैम्बडा m 5500 है तो। सर हाँ बोलो। वो 545.45 आना चाहिए ना। अच्छा, अरे गलत बताया क्या आपने मेरे को? कौन हाँ बताया? सर 540 कुछ है। बताओ, मैं आप पे भरोसा रख रहा हूँ प्रणव, गलत बता रहे हो आप। हाँ? सर मैंने वेवलेंथ गलत लिया। अच्छा, 6000/11 नहीं किया था आपने? सर मैंने 5500 की जगह 6500 लिया। अच्छा अच्छा।
तो ये बहुत ही सिंपल। अब सबसे लेटेस्ट फिर आइंस्टाइन ने आने के बाद एक प्लैंक्स थ्योरी देखी। तो दोनों का जो प्रूफ है, वेन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसका प्रूफ कर दिया उसने, राइट। बोला कि ये कुछ होता नहीं है, ये सब गलत है, रिलेज ने गलत बताया। लेकिन मैं जो बताऊंगा उससे इनका जो एक्सप्रेशन है, जैसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है और रिलेज का लॉ है, वो आ जाएगा मेरे फॉर्म में, ठीक है। तो देखो दोनों को कंबाइन किया, उसको हमने बोला प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका इक्वेशन, लेकिन इसने बोला जो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है बहुत स्पेसिफिक है। 2 पाई एच सी स्क्वायर, मैं आपको बताता हूँ सब, एच क्या है सी क्या है, टेंशन मतलब लैम्बडा टू द पावर 5 e टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी -1 watt per meter square, meter cube, sorry. This will be your energy with respect to lambda, मतलब power radiate with respect to lambda। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ हाँ। अभी प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी है, तो h क्या होगा इधर, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है जो इसने भी लिया था, क्या नाम है इसका, रिलेज ने यहाँ पे c लिया था, राइट। तो ये बस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बाकी के आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो देखो इसने सबके कॉन्सेप्ट को यूज किया, राइट। के आपका क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर ये याद तो रखना है, इसको याद रखना ही नहीं है। सर वो लैम्डा टू द पावर 5 के बाद क्या लिखा? लैम्डा टू द पावर 5 के बाद, चलो इसको मैं थोड़ा बोल्ड में लिख देता हूँ सो दैट आपको पता चले। 2 ऊपर है पाई एच सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5, वो ई के पावर में एक्सपोनेंशियल टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी -1। तो उसने बोला था ना कि उन्होंने ऐसे लॉ बना दिए वेन्स ने और रिलेज ने, जो कि गलत नहीं है, लेकिन वो मेरी थ्योरी से प्रूव होंगे। यहाँ से अगर यहाँ पे आप डी ई लैम्बडा बाय डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, जहाँ पे आपको कौन सा वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। So C यहाँ राइट का स्पीड है क्या? क्या क्या, C सी बस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रे। हाँ हाँ, तो आपने जो ऊपर बोल्ट्जमैन का भी लॉ देखा था ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसका भी प्रूफ यही से आता है। यहाँ से आपको लैम्बडा मैक्स आ जाएगा एक कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय t। इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा बताओ, b, बता दो फिर मैं बताता हूँ, तो बताने के लिए बैठा हूँ। देखो b होता है आपका 2.89 इंटू 10⁻³ या b इज इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10⁻³ तो ये देखो इस इक्वेशन से प्रूव हो जाता है, प्लैंक्स वाले इक्वेशन से वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रूव हो गया आपका।
right, using this E lambda. और जो आपने देखा था ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जहाँ पे आपने लिया था सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 ये एनर्जी होता है, वो भी कहाँ से आया? प्लैंक से ही आया। देखो पहले ये नोट कर लो कि जो प्रूफ है वो कहाँ से आता है, प्लैंक्स की थ्योरी से आता है, रेडिएशन थ्योरी। ये काफी मॉडर्न, मतलब अभी अभी डिस्कवर हुआ है, तो ऐसे समझ लो आप इसको। हाँ 18 सेंचुरी में, आई गेस 18-19 सेंचुरी में। नहीं तो सबसे पहले तो बस मान लिया था सबने कि वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, तो इसने एक्चुअली लॉ को प्रूव कर दिया। सिमिलरली स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी प्रूव कर दिया। प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन ने लिख रहे अभी इसको। अब आपने देखा था वो जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया, राइट, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया कितना होता है, सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, राइट। दिस विल बी योर पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया फॉर ब्लैक बॉडी। लेकिन ये आया कहाँ से? पर यूनिट एरिया फॉर ब्लैक बॉडी। अभी मैंने आपको एक नेट एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था ई लैम्बडा के फॉर्म में, बताओ क्या था? नेट एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा। करेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्बडा डी लैम्बडा। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इंफिनिटी। अब ई लैम्बडा को हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो ई लैम्बडा जो प्लैंक्स ने बताया 2 पाई h² पूरा यहाँ पे पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हमारे मैथ्स में उसका इंटीग्रेशन है नहीं, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते। कर पाओगे क्या आप बताओ? आप अगर करते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्बडा टू द पावर 5 e टू द पावर hc अपॉन लैम्बडा kt माइनस 1, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, और इसका पूरा इंटीग्रेशन करके देखा उन्होंने, तो आपको आया इसका आंसर। देखो 2 पाई टू द पावर 5 k टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 c² h³ इंटू t टू द पावर 4, राइट। तो उसने पूरा प्रूफ किया कि डायरेक्ट आपका सिग्मा इंटू टी टू द पावर नहीं आता, आप इंटीग्रेट करके देखो, मेरे भी एक्सप्रेशन से सेम वैल्यू आ रहा है, जिसमें ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो सिग्मा, और इसका वैल्यू भी वही है जो प्लैंक्स ने क्या करके निकाला था, एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। इसका आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है, सी भी पता है, एच भी पता है, तो आता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। क्या ही हो गया इधर? हाँ, मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था इसने वो प्रूव करके दिया, तो ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सब निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हो लैम्बडा के रिस्पेक्ट, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो, जो कि किसको प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर टू द पावर 4। ये तो पहले तो आपने बस एक्सपेरिमेंट से किया था, ये अभी फॉर्मूला से भी आ रहा है, राइट। सर वो वैसे इंटीग्रेशन करेंगे कैसे नीचे का? हाँ इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है ना, मेरे को भी नहीं आता वो तो, इसीलिए तो बोला मैंने, मैथ्स के सिलेबस में है ही नहीं अपने। हाँ सर। बट ये लोग करते हैं, कुछ तो करते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह ऐसे लगा के, क्योंकि लैम्बडा टू द पावर 5 भी बाहर है और ई के पावर में भी लैम्बडा आ रहा है,
तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं तो कर लेता। हाँ सर, वो ई की दिक्कत देगा। हाँ, ई वाला प्रॉब्लम देगा इधर। सर आपने जो हाँ वैल्यू दिया 5.6 into 10⁻⁸ उसके लिए तो उसका कोई वैल्यू तो है नहीं फॉर्मूला। क्या 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 10⁻⁸ ये वाला जो वैल्यू है, हाँ इसको सर। कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको पता है, राइट, 3.14 टू द पावर 5, के का वैल्यू आपको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है बताओ, -23 डिवाइडेड बाय 15, सी का कुछ वैल्यू, सी सॉरी सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या होता है 3, बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका क्यूब कर दो तो यही आएगा। मतलब काफी सिमिलैरिटी मैच कर रही है। हाँ बोलो बोलो बोलो। Got it, sir. सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, कुछ तो आप बोल रहे हो। सर वो बोल रहा है गॉट इट। अच्छा, गॉट इट बोले आप, सही है सही है। हाँ ये हमेशा रखो, ये क्या है निकाल रहे हम, ई क्या है, ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, इसको आप छाप लो मन में, राइट, ई लिख रहा हूँ मैं लेकिन वो है पावर पर यूनिट एरिया, हर जगह पे नेट पावर पर यूनिट एरिया, नेट पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस पे आप जब क्वेश्चन करोगे ना रियल लाइफ बेस, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखो करेंगे करेंगे, सारे लॉ को यूज करेंगे हम। फाइनली हमें बेस पता चला कि कैसे ये सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 आया, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया, स्टीफन्स लॉ, जो कि मेरे को किसने बताया आखिरी में, प्लैंक और आइंस्टाइन दोनों ने। तो करेंगे क्वेश्चन, नोट कर लिया सबने, बताओ, याद नहीं रखना है, इतने बड़े इक्वेशन को याद थोड़ी रखेंगे हम, इसीलिए तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना। हो गया सर। स्टीफन ने बोला क्यों मेरे को कि पी पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया आपका सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 है, सो दैट आप इजीली सॉल्व कर सको, इतना याद नहीं रखना है हमें, पीएचडी थोड़ी करनी है आपको। फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे, देखो हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे इस कॉन्सेप्ट कि एक फिलामेंट है, इफ द फिलामेंट of a 100 watt बल्ब, एक 100 वाट का बल्ब है आपके पास, ये क्या है उसका पावर है, हैज एन एरिया, एरिया मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, 0.25 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये उसका उसने एरिया दिया है, ठीक है, एंड बिहेव्स लाइक perfectly black body, and it behaves like a perfect black body, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो, ब्लैक बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो हमने निकाले उसके रिस्पेक्ट, सारे जो एक्सप्रेशन निकाले। तो पूछा है फाइंड द वेवलेंथ corresponding to maximum in its energy distribution, maximum in its एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको लैम्बडा एम कैलकुलेट करना है, कितना होगा, ट्राई करो।
और स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है आपको यहाँ पे सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। करेंगे, सब ट्राई करेंगे। हाँ, जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी होता है ना आपका कांस्टेंट, उसका भी वैल्यू है इधर 2.8 कितना दिया था 9, हाँ, इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसका यूनिट होता है जो आपका लैम्बडा है वो आर्मस्ट्रांग में, तो आर्मस्ट्रांग इंटू केल्विन ये इसका यूनिट होगा। आपको डायरेक्ट लैम्बडा जो है वो आर्मस्ट्रांग में आएगा। सिंपल सिंपल, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। सर टेम्परेचर क्या है? वही तो निकालना है, इतना कहानी क्यों दिया मैंने वहाँ पे, देखो सोचो थोड़ा। सर वेवलेंथ निकालना है। हाँ, तो पहले टेम्परेचर नहीं पता तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? तो पहला स्टेप आपको टेम्परेचर निकालना है, हाँ सर, समझा सर। समझा ना? सर 4.1 इंटू 10⁻⁻17 यार। लैम्बडा की बात कर रहे हो आप? हाँ सर। नहीं, कुछ तो गलत किया आपने। ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दे यार, ऐसे थोड़ा सर वो स्टैंडर्ड किया था मैंने। किया था फिर भी। तो हाँ बताओ पावर पर यूनिट एरिया कितना आया, पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया? वो 100 है आपका 4 इंटू पावर, 10⁻6। 4 into 10⁻6। तो 10⁻⁻4 होगा ना यहाँ पे। हाँ चलो सही है, तो इधर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4, into 10⁻6। सही बोल रहे हो, 4 इंटू 10⁻6। ये आपका आया पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया। आप इसको किससे इक्वल करोगे? सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। सिग्मा टी रेज़ टू पावर। टी रेज़ टू पावर 4। अच्छा सर, टेम्परेचर का पावर लगाना ही भूल गया। अच्छा अच्छा, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6। सिग्मा का वैल्यू दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 टेम्परेचर टू द पावर 4। अब आपको टेम्परेचर का वैल्यू आएगा केल्विन में, 2898। 2898 कैलकुलेट किया ना आपने अच्छे से? हाँ तो यार हाँ सर। आपको 2898 केल्विन, ठीक है। सर डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल भी आ रहा है तो डेसिमल भी लिखो, 0.14। 0.14 बोलते हैं वैसे तो पॉइंट के बाद। 14, हाँ। हाँ, तो इतना केल्विन आपका टेम्परेचर आ गया। फिर इसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अरे लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी अपॉन टी, जिसमें बी का वैल्यू मैंने दे दिया, कांस्टेंट है बी, आर्मस्ट्रांग में 2.89 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है 2898.14। हाँ, तो कुछ तो सही सही आएगा, देखो कितना आएगा। सर वो नीचे वाले को भी 2.89 में कन्वर्ट कर दे क्या डायरेक्ट? ओ सॉरी सॉरी, शायद मैं आपको यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नहीं, यहाँ पे मीटर से होना चाहिए, मीटर केल्विन।
स्टैंडर्ड ले लो इसको, स्टैंडर्ड यूनिट। अब बताओ 2.89 में कन्वर्ट करें नीचे वाले को। पावर यहाँ पे आपको 10 करना है, टू द पावर 10 -10। हाँ, तो -10 करेंगे तो क्या आएगा, 289, ये हो गए 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 2898.14। तो इसको बस डिवाइड करो तो आपको आर्मस्ट्रांग में आंसर आ जाएगा। सर आपने उसको 10⁻⁻10 के फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको। ओके सर। ठीक है। करेंगे इसको कैलकुलेट या मैं करूं? So 9971 9971 0.9 Armstrong. 0.9 आर्मस्ट्रांग। इतना आपका आएगा वेवलेंथ वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है। और एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा मोर प्रिसाइजली। क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना कोई डिफिकल्ट लगता है? वो जो गंदा ये वाला इक्वेशन है ई लैम्बडा वाला, उसका यूज ही नहीं है कहाँ पे, देखो इसका यूज नहीं है न्यूमेरिकल सर से, ये बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। सर ये बी का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? पी का वैल्यू, बी का, यस सर। हाँ वो मीटर्स में, स्टैंडर्ड में बी का वैल्यू 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3, शायद मैंने गलती से बोल दिया उधर, मीटर केल्विन। दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो लास्ट एक, फिर हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। सर एक हाँ। कैलकुलेशन दिखा। कैलकुलेशन गलत हो रहा है यहाँ पे। सर नहीं मतलब वो 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 है तो 0 ऐड कर दिया। मैंने कितने जीरो ऐड किए, देखो 5 और 0.2, मतलब टोटल 7 हो गया ना, और यहाँ पे -3 ऑलरेडी था तो -10 चला इस साइड, तो मेरे ख्याल से सही है ये। सर हाँ सर वो E इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू 4 तो पावर का फॉर्मूला था, तो एनर्जी का नहीं, आपका पावर का फॉर्मूला क्या है, A इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। जो पावर रेडिएट है, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था dq/dt के रिस्पेक्ट, राइट, पावर रेडिएट निकाला था ना ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, लास्ट क्लास में देखो आप। फिर यहाँ से पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। इसको हम ई समझ रहे हैं, ये एनर्जी नहीं है, दिस इज बेसिकली पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया। ठीक है। एनर्जी तो आपका, पावर आपको पता है राइट, एनर्जी होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू ए सिग्मा टी टू द पावर 4। तो आप जब एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम। तो ए सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू टाइम करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी आएगी, कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो आप। हाँ हाँ, रिलेटेड है। A black body of, या फिर black body is at temperature
टेम्परेचर ऑफ 2880 केल्विन। ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 2880 केल्विन। द एनर्जी रेडिएट बाय दिस ऑब्जेक्ट विद द वेवलेंथ, जब आपका वेवलेंथ 4990 आर्मस्ट्रॉन्ग था, राइट, तब आपका एनर्जी कितना रेडिएट हुआ? E1। जब आपका वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग था, तब आपका एनर्जी रेडिएट हुआ E2। ठीक है, 5000 की जगह पे 5000 को E1 ले लो, सो दैट आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। 5000 पे आपका एनर्जी आया E1 और 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग पे आपका एनर्जी आया E2। तो आपको E2 बाई E1 का रेशियो कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ E2 इज टू E1? E क्या है यहाँ पे? पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप कर लोगे आगे। जितना भी हमने देखा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड ही है। कौन सा कब कैसे यूज करेंगे बस आप देखो, कौन सा फॉर्मूला, राइट। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है वो, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी नहीं है, जस्ट एक वेवलेंथ है कोई भी। हाँ, ई लैम्बडा का एक्सप्रेशन होगा, सही बोल रहे हो। अब जो बड़ा वाला फॉर्मूला दिया है ना, जिसका मैंने बोला उसको याद मत रखो, याद मत रखो। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन फिर भी आप बस देख लो कि लैम्बडा के रिस्पेक्ट यूज कैसे होगा। तो ई लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय ई लैम्बडा 1 आपको कैलकुलेट करना है, वेयर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 2880 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 2 पाई hc स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू द पावर 5 e टू द पावर hc बाय लैम्बडा kt माइनस 1। तो पहले लैम्बडा 1 पुट करो यहाँ पे, टेम्परेचर की जगह पे 2880 पुट करेंगे, तो आपको E1 का वैल्यू आएगा, फिर E2 का वैल्यू आएगा, फिर दोनों का रेशियो आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जहाँ पे लैम्बडा मैक्सिमम नहीं दिया आपको, बस लैम्बडा दिया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी इतना है और दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी इतना है, तो व्हाट विल बी इट्स रेशियो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट पे तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो आपका होता है P बाय A इज इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी एंड लैम्बडा M इज इक्वल्स टू B बाई T, इस पे आएंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपको स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन पूछते हैं तो, और वो ग्राफ पे, ग्राफ थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था बोल्ट्जमैन
विल्म्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के रिस्पेक्ट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ बोलो। इसमें ये रिलेशन यूज कर सकते हैं क्या कि ई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्बडा m इंटू टी वन वाला इक्वेशन। सर नहीं सर वो बड़े वाले इक्वेशन में ई लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना, लैम्डा टू द पावर 4। हाँ बट ये प्रॉब्लम वही तो करता है ना, e के पावर में भी लैम्बडा है देखो आप। तो इसलिए हम रिलेशन यूज नहीं कर पाते हैं उधर। नहीं तो मैं कब का बोल देता करने को, कैंसिल हो जाता तो बोल ही देता मैं आपको करने को। इसे कर तो सकते ही हो आप। ई टू द पावर में लैम्बडा का वैल्यू काफी कम हो जाएगा ना? बताओ दोनों इक्वल आएंगे क्या? अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया ई लैम्बडा टू बाय ई लैम्बडा वन, where lambda 1 by lambda 2 to the power 5, राइट? पावर में 5 है क्योंकि इसका ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएगा अगर आप लैम्बडा 1 का वहां पे 5000 भी पुट करते हो। ऐसे आप देखो e टू द पावर 1 इसका वैल्यू कितना है? 2.7। और e टू द पावर 1/2 का जब आप रूट करोगे डबल हो जाएगा तो 1.8 कुछ और। 1.18 का नहीं 17 तक हो सकता है, 1.7 ले लो। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा पता चलेगा कितना फर्क होगा। जब आपने लैम्बडा 1 पुट किया तो 2.7 माइनस 1 इज 1.7 और यहाँ पे आएगा 0.7, राइट? जबकि लैम्बडा के पावर में 5 है तो उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक्यूरेट अगर आपको निकालना है तो पूरा इक्वेशन तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट? अगर आपको अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। फॉर अप्रोक्सीमेट रेशो इजी हो जाएगा, राइट? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड, फिर आज जल्दी खत्म कर देंगे क्लास। देखो एक ब्लैक बॉडी है वो पी पावर रेडिएट कर रहा है, ठीक है? पावर रेडिएट इज पी ब्लैक बॉडी का, और उसका जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी इज एट वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है? अभी आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कर दिया चेंज और फिर उसका मैक्सिमम एनर्जी आ रहा है एट वेवलेंथ लैम्बडा बाय 3 लैम्बडा बाय 4 पे सपोज, ठीक है? ठीक है, तो पावर रेडिएट कितने इससे इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे आपका पावर रेडिएट हुआ था सपोज P1 और यहाँ पे पावर रेडिएट होगा P2, तो इनका आपको रेशो पूछा है P1 बाय P2 क्या होगा। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो बताओ, सिंपल है। तो P1 बाय P2 निकालने के लिए आपको T1 बाय T2 पता होना चाहिए, राइट? P1 बाय P2 क्या होगा? A सिग्मा T1 टू द पावर 4 बाय A सिग्मा, सेम ब्लैक बॉडी है, ठीक है? T2 टू द पावर 4। ये आ सकता है। P1 बाय P2 कितना आएगा बताओ जल्दी जल्दी।
डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? सर इससे अच्छा तो वीन्स फिफ्थ पावर लॉ कर लेते हैं। नहीं, वीन्स फिफ्थ पावर लॉ मैं बोला था ना आपको, उसको ज्यादा यूज नहीं करते रेलेस का, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन था वो कहीं पे तो भी गलत है, राइट? मैंने सर आपको यहाँ बताया पे था। फाइंड क्या करना है, क्या बोल रहे हो? यहाँ हमें क्या ढूंढना है? T1/T2, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ करेंगे ना। देखो मैक्सिमम एनर्जी लैम्बडा पे आ रहा था, राइट, जब T1 पावर रेडिएट हो रहा है। फिर बाद में आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया, यहाँ पे टेम्परेचर को ले लो T1। फिर जब टेम्परेचर चेंज किया T2 हो गया, तब आपका मैक्सिमम एनर्जी 3λ/4 पे आ रहा है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है बताओ? बी बाय लैम्डा टाइप ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी तो बोलता है λm1 T1 इज इक्वल्स टू λm2 T2, राइट? λm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो λm इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो λm T1 इज इक्वल्स टू λ2 T2। तो पहले का लैम्बडा कितना है? लैम्बडा। हाँ, टेम्परेचर है T1। दूसरा लैम्बडा कितना है? 3λ/4। टेम्परेचर कितना है? T2। तो T1/T2 कितना आया? 3/4। 3/4। तो फिर बताओ P1/P2 कितना आएगा? 3/40। 81/64, 256। 256, राइट? देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? दो लॉ यूज करने हैं आपको, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। जब भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए इस पे क्वेश्चन आएंगे, नाम ही है, जब आप स्पेक्ट्रम बना रहे हो तो ब्लैक बॉडी का ही बना रहे हो, नॉर्मल बॉडी यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है? सर वीन्स फिफ्थ पावर लॉ से ट्राई किया तो T1/T2 टू द पावर 5 आ गया था। इसलिए तो बोला नहीं करना है उससे। वीन्स का जो फिफ्थ पावर लॉ है ना, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, राइट? किसका कॉम्बिनेशन है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का और रेलेज लॉ का। तो रेलेज लॉ को हमने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, correct? क्योंकि प्लैंक थ्योरी बाद में आ गया था, उन्होंने काफी डिफाइन किया। हम्म, चलो फिर इसी के साथ ये भी टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. और जो भी डाउट्स होंगे एग्जाम के या फिर ये जो आप कर रहे हो, वो मेरे को सेंड करो आप, ठीक है? या फिर सेंड नहीं हो पा रहा है, सेम डाउट्स होंगे तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, ठीक है? सर इसका तो डायरेक्ट HCV से ही करेंगे। हाँ, इसका तो एचसीवी पूरा, हीट ट्रांसफर का एचसीवी सारे क्वेश्चन होंगे आपके। एचसीवी हीट ट्रांसफर पूरा हो जाना चाहिए पहले तो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। कंडक्शन थोड़ा अच्छा होता है, बाकी रेडिएशन तो काफी इजी है। रेडिएशन में तो क्या ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट? हाँ वी हैव क्लास टिल 6। मेरे को कैसे पता होगा? तो दूसरा क्लास होगा ना इसके बाद आपका। सर टाइम टेबल के हिसाब से आज 6 तक है, मतलब लेक्चर 2-2 घंटे का पर लेक्चर। ओ वेट 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 वेट, लेट मी चेक। मेरी बाद में क्लास कैसे लगेगी? ओके, चलो ठीक है। आप फिर एक काम करो ना, जो भी आपको डाउट्स होंगे, आज का मतलब नया टॉपिक तो नहीं करते स्टार्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हम ना पेपर डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो। क्या बोलते हो? कोई मेरे को पेपर भेज सकता है क्या, बताओ?
विल डिस्कस। 1 मिनट से ट्राई करता हूँ। सर वो आप पेपर? ग्रुप में ही भेज दो ना। नहीं, आपके पास पेपर नहीं है क्या जो आपने दिया होगा? जुलाई बैच वालों के लिए था ना। अच्छा अच्छा, नहीं फिर मेरे को कोई भेजेगा तो फिर मैं यहीं पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ भेज दिया भेज दिया। ओके पेपर में जो क्वेश्चन थे ना काफी सही थे, कुछ कुछ तो थर्मल कैलोरीमेट्री के ज्यादा थे आई गेस, देखता हूँ। सर पहले ही 4 थे कैलोरीमेट्री के। हम्म। पहला हो गया क्या बताओ, हाउ मेनी ग्राम, इजी क्वेश्चन। कैलोरीमेट्री में कुछ नहीं करना है आपको, इधर का हीट उधर देना है बस, राइट। फर्स्ट में किसी को डाउट है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ बताओ जो भी होगा। फोर्थ तक तो नहीं है, ठीक है। फिफ्थ? सर आप एक ग्रुप पे भेज सकते हो बाद में। हाँ ग्रुप पे भेज देंगे, अब भी भेज दूँ क्या बताओ? कौन कौन सा ग्रुप है अपना? नॉन एंटी वाले सारे बच्चे हैं ना? हाँ नॉन एंटी पनवेल नॉन एंटी भेज दो पहले। आप अभी चेक कर लो। पनवेल नॉन एंटी, सीवुड्स नॉन एंटी, खारगर नॉन एंटी, खारगर नॉन एंटी, सीवुड्स नॉन एंटी, पनवेल नॉन एंटी, तो सारे ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने पार्ट टेस्ट। उसमें हम क्वेश्चन वाइज देख रहे हैं, पहले 4 तो हो गए सबके करेक्ट। हाँ चाहिए तो आप चैट में भेज सकते हो क्वेश्चन नंबर, कोई नहीं, माइक ऑन में हो रहा है तो चलेगा। सिक्स्थ बताओ। 19 and 20। 6, अच्छा पहले 6 करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ग्लास फ्लास्क of 1 liter at 0 degree Celsius is filled, level full of mercury at this temperature. The flask and the mercury, करते हैं प्रणव, 1920 पे आता है, ठीक है। Is now heated to 100 degree Celsius. How much mercury will spit out if the coefficient of volume expansion is 1.8? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अपीयरेंट एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपांशन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ किसका? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ मर्क्यूरी, जो भी आपका लिक्विड है, माइनस कंटेनर का कंटेनर का। तो 1.82 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁻4, तो अपीयरेंट एक्सपांशन आपको आएगा 1.72, सही है, (10⁻⁻4). फिर कितना स्प्लिट होगा आपको पता है? डेल्टा वी क्या हो जाता है? वाटर विल स्प्लिट आउट गामा अपीयरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया उन्होंने? नहीं दिया, 1 लीटर दिया है ना। 1 लीटर मतलब कितना क्यूबिक होता है बताओ? 1000, तो 1000 इंटू 1.72 इंटू 10⁻⁻4, और टेम्परेचर चेंज कितना है? टेम्परेचर चेंज बताओ, डेल्टा टी 100, तो कितना होगा? वॉल्यूम 1 लीटर लिया ना हमने, 1000 कट 1 2 3 4 17 सर 17.2 आ रहा है यहाँ पे तो। सर हाँ बोलो। सर अपेरेंट में पता कैसे चलेगा कि किससे माइनस करना है? ऑफ कोर्स जो लिक्विड नीचे गिर रहा है ना,
तो लिक्विड का ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है कंपेयर टू सॉलिड ग्लास। तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है मतलब लिक्विड का एक्सपांशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है। ओके सर। हाँ अच्छा, यहाँ पे आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? बट 1 पॉइंट हमने कुछ गलत क्या क्या बताओ मेरे को। 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4 है और 0.1 इंटू 10 टू द पावर -1 है, -4 है, राइट? तो 1.72 सही किया वहाँ पे। तो ये होना चाहिए 17.2। क्यों दिया उन्होंने? 15.2 आंसर दिया है क्या, बताओ? अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब बोला है, तो 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कर लो फिर, इसका करेक्शन कर लो। 17.2 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। कितना वाटर स्प्लिट होगा वो? डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है? वी इंटू गामा अपीयरेंट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, शायद वैल्यूज का कुछ तो हुआ है यहाँ पे। 1.81 10 टू द पावर -4, यहाँ पे कुछ तो 5 चाहिए था आई गेस। नहीं, 5 से भी नहीं होता है, पता नहीं क्या किया। आंसर सी दिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये तो आंसर गलत है ना, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर, प्रणव क्या बोल रहे थे आप, बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ने हुआ क्या? यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम if room temperature rises by 10 डिग्री सेल्सियस and the coefficient of expansion, linear expansion दिया है। अरे ये तो सिंपल है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, राइट? अभी जब आप डेल्टा टी की बात करोगे, परसेंटेज इंक्रीज डेल्टा टी बाय टी, ये हो जाएगा आपका जी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, और इसके पावर में क्या है? 1/2। तो हाफ ऑफ डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल क्या होता है आपका? एल अल्फा डेल्टा टी। इसको क्या लिखोगे? हाफ ऑफ, बताओ, डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो हाफ ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी दी उन्होंने? 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और डेल्टा टी क्या दिया है? 10। तो ये कट, तो आपको डेल्टा टी बाई टी आएगा 10 टू द पावर -5, राइट? लेकिन उन्होंने परसेंटेज पूछा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100। तो 10 टू द पावर -3 विल बी आंसर। ओके सर। हाँ, अब कम होगा कि ज्यादा होगा वही बताओ ना मेरे को। उसने क्या बोला है? आपने टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया, तो लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर तो टाइम पीरियड पे इंक्रीज होगा, तो डी आंसर होगा इसका, डी। और बताओ क्वेश्चन नंबर, बोलते रहो। सर 7। 7. A steel scale measure a length of copper wire 80 centimeter when both are at 20 degree Celsius. ठीक है? The scale reading of the length of wire when both are 40 degree Celsius. सर इनिशियल लेंथ क्या लेना है? कॉपर वायर का तो 80 सेंटीमीटर है, स्केल का। हाँ, स्केल का क्या लेना है इनिशियल लेंथ? इनिशियल लेंथ तो 80 सेंटीमीटर लेंगे ना। सर दोनों का? दूसरा कौन सा है? अच्छा, स्टील स्केल है, देखो, जो स्टील है उसका भी तो लेंथ 80 सेंटीमीटर ही होगा, जिससे आप कॉपर के वायर को मेजर कर रहे हो। ये कॉपर का वायर है और ये आपका स्टील है जिससे आप उसको मेजर कर रहे हो, तो दोनों का लेंथ 80 ले लो। इसका भी 80, इसका भी 80,
दोनों का अल्फा अलग अलग है, राइट? यस देन व्हाट विल बी द स्केल रीड? आपको स्केल, पहले तो स्केल ने आपको कितना बताया, कितना रीडिंग है? 80 सेंटीमीटर, राइट? अभी स्टील कितना एक्सपांड होगा वो निकालेंगे हम, कितना एक्सपांड होगा स्टील, बताओ। 80 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? सिमिलरली अल्फा स्टील, और ये कितना एक्सपांड होगा? कॉपर, किसका अल्फा ज्यादा है? कॉपर, तो कॉपर ज्यादा एक्सपांड होगा कंपेयर टू 80 इंटू 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी। अब इसका कुछ तो एक नया लेंथ आएगा, इसका तो आपको ऐसी लॉजिकली पता होना चाहिए कि अभी जो लेंथ मेजर होगा वो सेंटीमीटर, मतलब 80 से ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ? दोनों की ज्यादा ही होगा। फिर आप कैलकुलेट करोगे कि कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और ये भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो इसका जो वैल्यू आएगा इतना ही तो मेजर करेगा वो, तो आंसर होगा आपका दोनों का डिफरेंस माइनस करना। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8? नहीं 8 नहीं है, ठीक है 9 केटी। सर 8 बता दो सर। 8 बता दो। पीस ऑफ सर मतलब मेथड बता दो कैलकुलेशन। इमर्स्ड इन द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? इस पे देखो बैलेंस फोर्स लगता है, अगर आपको पता है तो जो अपीयरेंट वेट होता है नीचे mg है, ऊपर बैलेंस है, तो नेट अपीयरेंट वेट जो होता है ना उसका इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg माइनस fb, राइट? नीचे अगर आप इसको वेट मशीन से अगर उसका वेट कैलकुलेट करोगे तो mg माइनस fb होगा, क्योंकि fb उसको अपोज कर रहा है। तो इनिशियली ये कितना है? 30 ग्राम, राइट? जबकि उसका मास कितना है? 46। फिर आपको बैलेंस फोर्स आ जाएगा इनिशियली, जब आपका टेम्परेचर कुछ तो है, फिर आपने टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, रेस टू 40 डिग्री, मतलब कहाँ से कहाँ तक? 27 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया, तब आपका वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब बैलेंस फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो बस उसके रिस्पेक्ट आप इक्वेशन लगा दो ना, बैलेंस फोर्स डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है? डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको पता ही है डिक्रीज होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है? रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है? तो यहाँ से आपको गामा ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ये पूछा है शायद उधर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9, रूट मीन स्क्वायर डायटोमिक गैस का। अरे बाप रे, क्या इजी क्वेश्चन है। हाँ, आपका केटीजी अगर हुआ नहीं होगा ना बाकी बच्चों का, तो आप ये वाले क्वेश्चन मत करना। डायटोमिक गैस का आरएमएस वेलोसिटी दिया है v, when the temperature is double the molecule dissociate into 2 atoms, ठीक है? then the new root mean square speed of the atoms, ये हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ ये? तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है वी आर एम एस का, 3RT। सर 2 एटम्स में हो जाएगा तो मास हाफ हो जाएगा ना? हाँ, मास हाफ हो जाएगा और टेम्परेचर डबल हो जाएगा, राइट? टेम्परेचर डबल उसमें मास गिवन तो दिया। 2 भी हो जाएगा। हाँ 2 भी हो जाएगा। और at which temperature molecules have twice of its kinetic energy, they have 20 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है? at which of the following temperature would the molecule of gas have twice average kinetic energy? अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3/2 nRT। अब टेम्परेचर क्या है आपका? 293। अब इस काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना है? डबल, ट्वाइस। इसको जब आप ट्वाइस करने जाओगे तो इज इक्वल्स टू क्या करना है? 3/2 nRT।
तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 इंटू 293 कितना होता है बताओ? केल्विन में, आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर है। हाँ यहाँ पे इसलिए गलत कर दिया होगा आपने। ये केल्विन में आएगा ना, 68586 केल्विन है। सर तो 313 डिग्री सेल्सियस है। हाँ -273 भी तो करना है आपको। 313 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद और बताओ 11 12 11 में कोई डाउट? सर 12th 12 3 closed vessel ABC at temperature T and contains gases which obeys Maxwell distribution of velocity। वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, उसी की बात कर रहे हैं, जो एक गंदा सा इक्वेशन आया था। Vessel A contains only O2, B contains N2 and C is a mixture of equal quantities of O2 and N2. If the average speed of O2 molecule in the vessel is V1, N2 molecules का V2, average speed of O2 molecules। अरे ये तो हो जाएगा ना आपका, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? बताओ बताओ। लेक्चर जब तक हमारे डाउट्स चलते रहेंगे तब तक लेक्चर चलेगा। अरे हो जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बताओ बताओ एवरेज। सबके मोल्स तो एक ही है ना। A contains only O2, B contains only N2, C contains mixture of equal quantities of O2 and N2, राइट? तो सबका उसने वेलोसिटी दिया है, इसका वेलोसिटी है V1, दूसरे का वेलोसिटी है V2, तो एवरेज निकाल दो। ये तो और इजी है। आपने C में O2 डाला है और N2 का मिक्सचर है, राइट? ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? V1 अगर आप लिखोगे तो 8RT अपॉन पाई m, दिस इज योर एवरेज स्पीड, राइट, विच इज डिपेंडिंग ऑन मोलर मास। फिर अब जब दूसरा लोगे आप V2, इस 8RT अपॉन पाई m2, तो m1 जब करोगे तो ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास? 32। इसके लिए आएगा 32, इसके लिए आएगा कितना मोलर मास बताओ? N2 28 ना, नाइट्रोजन का। बस क्यों, क्या गलत किया? सही नहीं है क्या मोलर मास बताओ? सही है सर। हाँ सही है तो सर। जब दोनों का मिक्सचर होगा तब ऐड करेंगे हम। सारे मॉलिक्यूल्स आ गए ना। इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? सपोज एक मोल है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और आपको पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा? v1 प्लस v2 सो अप टू vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? इसके बाद 13। हाँ अब आ जाओ, ये कंडक्शन के क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट? ओके 14 में 13। सर हाँ बोलो। सर वो 12th क्वेश्चन का आंसर आपने क्या बताया? 13 का 12 का ए होगा ना, v1 प्लस v2 बाई 2। सर लेकिन इसमें बी दिया है। क्या दिया है? बी? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, ए कर लो, इसको चेंज है। आंसर ए होगा यहाँ पे। दोनों को सी का पूछा है ना उसने। ओ वेट वेट, O2 का पूछा है। रुक जाओ रुक जाओ, एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको मिक्सचर का स्पीड नहीं पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार से, देखो। हाँ सर सर।
हाँ, O2 का स्पीड पूछा है, O2 मॉलिक्यूल्स का चेंज नहीं होगा ये, O2 का तो V1 ही रहेगा, राइट। मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज हो रहे हैं, जब दोनों को आप ऐड करोगे तब क्या होगा, V1 प्लस V2/2। मिक्सचर का एवरेज स्पीड V1 प्लस V2/2 होगा। लेकिन उसने पूछा है कि सी वेजन में बस O2 का कितना होगा, तो O2 का कितना दिया उसने, V1, तो V1 सही है, बी। क्वेश्चन पढ़ के करो वहाँ पे। हाँ हाँ, क्यों डी क्यों नहीं होगा, अरे डी कैसे होगा बताओ मेरे को। के क्या होता है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, के का वैल्यू होता है आपका R/Na, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा 8, पूरा गलत है। आप के में कन्वर्ट करोगे तो मोलार मास में मास आ जाएगा ना उधर, और 8 भी आएगा, तो डी तो गलत ही है, मिटा दो उसको। 13 में बताओ, ठीक है। 14 वही क्वेश्चन है कंडक्शन के, सिंपल। 15 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इफेक्टिव। 15 वाला हुआ क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमने किया था लास्ट क्लास में भी, सिलेंडर का, बताओ। उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और बाहर थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। सिलेंडर का हमने थर्मल रेजिस्टेंस क्या कैलकुलेट किया था बताओ। हाँ, ln R2/R1 डिवाइडेड बाय 4 pi K इंटू अच्छा 4 pi K था, ओके, L था, K इंटू L। तो यहाँ पे देखो दो सिलेंडर के कॉम्बिनेशन है, अंदर का K1 है आपका, बाहर का K2 है, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो R इफेक्टिव विल भी क्या होगा, R1 प्लस R2, राइट। रेजिस्टेंस की बात हो रही है, R2 और R1 यहाँ पे क्या है, रेडियस, ये जो कैपिटल वाले बात करोगे, तो R इफेक्टिव विल बी TH, थर्मल रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या होगा, ln R, तो K के रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, बस देखो 1/K पे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, तो उसके रिस्पेक्ट आप देख लो, राइट। एक में क्या आएगा, ln 2 आ जाएगा, और दूसरे में क्या आएगा, ln 1/0, राइट। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर या तो सी हो सकता है, नहीं तो डी हो सकता है। क्या है बताओ, अच्छा क्वेश्चन है 15, अच्छा हो गया, ठीक है। 16 वाला बताओ फिर, ये तो क्वेश्चन क्लास में किया है, ये तो बताऊंगा भी नहीं मैं। 16 के बाद 17, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, हाँ सिंपल है। ये एल में क्यों दिया है यहाँ पे। 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ओके। 19 में आप, ओ प्लेट गिवन नहीं क्या 19 में, यस सर। तो वो शायद पैराग्राफ 18, 19, 20। अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे डायग्राम देना चाहिए था। सर ये शायद क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन में सेम में डायग्राम नहीं था, या फिर बस ये नहीं हुआ है, आप जब सर, मोबाइल में खोल रहे हो तो बाहर है क्या डायग्राम। नहीं आ रहा सर। सर वो अमन सर ने क्वेश्चन बैंक भेजा था, उसमें का है। उसमें क्या है क्या है? हाँ तो डायग्राम में आता तो कर दिया। नहीं बट ऐसे तो आपको याद है इसलिए ना, जिनको याद नहीं था उनको क्या करें। अब कौन सा, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे डायग्राम। सर वो एक ट्राइंगल है, उसके एक एंगल 90 डिग्री ऐसे से वैसे। ऐसे है क्या? नहीं सर, उसका थर्ड वर्टेक्स एक्स एक्सिस के उसमें।
वर्टेक्स एक्स एक्सिस में इसमें मतलब ऐसा कुछ है। हाँ सर यही है। अच्छा तो ये एक्स एक्सिस ले लो। सर नहीं, एक्स एक्सिस उसके नीचे, थर्ड वर्टेक्स के नीचे। थर्ड वर्ड इधर एक्स एक्सिस। हाँ सर। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज, इसका लेंथ एल ये होगा ना, ये होगा √2l। तो देखो अब ये आप ट्राई कर लेना क्वेश्चन बाद में। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं हम, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। बाकी न्यूमेरिकल्स बताओ, न्यूमेरिकल्स अच्छे थे सारे, कैलकुलेट करना था आपको पूरा वैल्यू। जिसमें 25 तो फिर से इजी दिख रहा है मेरे को काफ़ी, 25 तो इजी है, 24 भी इजी है, सही बोल रहे हो। अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं, बताओ किसी को होगा तो। तो 21 to 25 जिसको भी डाउट होगा। बताओ जुले बैच वाले बच्चे, दिया तो है ना एग्जाम आपने, सबके तो नहीं हो सकते। अच्छा आ गया, ठीक है। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर, तो जितना भी अब तक हुआ है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। और हीट ट्रांसफर के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, अगर आपका HCV पूरा सॉल्व होता है तो झील का बुकलेट स्टार्ट कर देना, बहुत इजी है। इसके आपके एडवांस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और मेंस के भी हो जाएंगे। सर ये बुकलेट में अलग अलग टॉपिक में कि एक ही टॉपिक में? अलग अलग टॉपिक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन HCV में शायद पूरा वैसे दिया हुआ है हीट ट्रांसफर एक टॉपिक पूरा, तो HCV में शायद एक ही है लेक्चर, मतलब एक ही चैप्टर है। सर ये बुकलेट का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कौन सा टॉपिक है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में शायद उसका वो है एक्सपांशन है और कैलोरीमेट्री है सर उसमें और मैंने KTG देखा भी था है। कि हाँ स्टीफन्स भी है। स्टीफन्स भी है। नहीं वो तो अलग से आपको चैप्टर नहीं दिया है क्या, क्या बात कर रहे हो, ट्रांसफर हीट ट्रांसफर है नहीं क्या उसके बाद। सर उसी बुक में मतलब एक टॉपिक देखा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज में आपका बस एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री आता है। ठीक है, तो अभी तो आप हीट ट्रांसफर का HCV तो कर दो। हमारा प्रोसेस अभी फोकस HCV पे होता है सबसे पहले, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होंगे। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, बताओ इसके बाद कोई क्लास है फिर आपका, यस यस सर, सर। किसकी क्लास है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ठीक है, चलो फिर करना आप केमिस्ट्री आगे। आई लीव द मीटिंग, बाय बाय। करो आप होमवर्क, मेरे को बताओ जो भी डाउट्स होगा तो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नोट्स हाँ नोट शेयर कर देंगे।